जिस बात पे बहुत कलक होता है, जिस पे इतना दुख होता है कि अल्फाज नहीं मिलते कि हमने क्या किया, हमसे भी क्या हो सका मोहब्बत में, तुमने तो खैर बेवफाई की। यानी ये बात तो ठीक कही शीरी मज़ारी ने कि क्या कर रहे हैं हम। देखिए आप जंग बाज़-औक़ात नहीं हो सकती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग टाल दी थी। उनसे ज़्यादा मुखलिस, सच्चे, खरे, बहादुर, बेबाक कभी कोई तसव्वुर ही नहीं हो सकता तारीख़ इंसानी। उन्होंने भी जंग टाल दी थी, एक दफ़ा नहीं कई दफ़े जंग टाल दी। और जंग टाल देने वाली ही चीज़ है, जंगों का शौक़ नहीं पालना चाहिए। जंग उससे तैमूर और चंगेज़ पैदा होते हैं जो इंसानियत के लिए तबाही लाते हैं, तबाही लेके आते हैं। लेकिन तैयार तो रहना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म साहब जब ये कहते हैं ना कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, बहुत मुझे सदमा होता है। ये अंदाज़ फ़िक्र ही गलत है। भाई जंग नहीं होनी चाहिए, मगर ये कहना तो नहीं चाहिए जंग किसी मसले का हल नहीं है। नहीं, ये कहना तो नहीं चाहिए ना। खुदा अल्लाह ने किस लिए कहा है कि अपने घोड़े तैयार रखो? किस लिए कहा? इसलिए कहा खौफ के तबादन से अमन कायम होता है। इतनी कुर्बानियां उन्होंने दी। देखिए मसला अक़वाम मुत्तहिदा के रेज़ोल्यूशंस हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। अभी सऊदीया का जो दौरा होने जा रहा है आर्मी चीफ का, उससे क्या उम्मीदें हैं आपकी हारून साहब? हालात क्या बेहतर होंगे? वो ठीक होंगे हालात। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल ताउन भी होगा, ताउन भी आपस में एक दूसरे ताउन के सिवा तो कोई चारा ही नहीं है। देखिए मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है कि इतनी ताजील की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो जो उस पर आते हैं यौम स्याह पे, तो फिर उस पर बात करते, इतनी ताजील की ज़रूरत नहीं थी। देखिए हमारे लोग हैं वहाँ पे, फौजी तरबियत के लिए एडवाइज़र्स हर तरह के निज़ाम में वो मौजूद हैं। उसकी इकोनॉमी के लिए और हिजाज में तो वैसे ही आप गैर मुसलमानों को आप रख ही नहीं सकते। तो वो क्या अपना दिफा जो है वो इसराइल के हवाले कर देंगे, अमेरिका के हवाले कर देना। अमेरिका ने तो अभी वापस भी बुला लिया अपने, कोई पाकिस्तान से ज़्यादा काबिल एतबार दोस्त नहीं मिलेगा। सवाल ही नहीं पैदा। मक्का हिजाज मुक़द्दस पे, मदीना मुनव्वरा पे, शहर नबी पे और मक्का मुकरमा पे कोई जान छिड़कता है तो पाकिस्तान। उनके सिवा अगर कोई हैं तो तुर्क हैं। वैसे सारी दुनिया के मुसलमानों का ये जज्बा है। वो अरबों में वो जो रसूल ने कहा था वाइलुल अरब, वो पूरी हदीस ये है कि मैं फितनों का दरवाज़ा खुलते हुए देख रहा हूँ। और एक दूसरी हदीस ये कहती है कि हर घर से फितने उठेंगे। वैसे उसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि किरदार इंडिविजुअल का होता है, कौम का नहीं होता। अरबों में भी ऐसे लोग होंगे गैरत खुददार लोग, से कौम जो है वो, और ये जो निज़ाम है उनका अलबत्ता वो जो है मलूकियत में यही होता है। एक बड़ी तब्दीली ये आ रही है जिस पे गुफ्तगू बहुत कम हो रही है कि 2023 में यूरोप और तुर्की का मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। तुर्की कहाँ में खड़ा नजर आएगा हारून साहब इस तुर्की? आज एक और बात पता चली जो पहले मालूम ही नहीं थी, वो अहले इल्म से बात करे तो अंदाज़ा होता है। एक तो ये है ना कि समंदरी रास्तों पर उनका कंट्रोल मुकम्मल हो जाएगा, वो नए समंदरी रास्ते भी खोल सकते हैं। उसके तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। तो उससे उनकी आमदन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इजाफा होगा। और एक अजीब व गरीब बात, क्या पूरे मशरक़ वुस्ता में और यूरोप में, फ्रांस में, स्पेन में, बेल्जियम में, सारे यूरोप में उनके एसेट्स हैं, महल्लात हैं। इसलिए कि वो तो एक ऐसा मुल्क है, अंपायर थी ना 40 मुल्कों पर फैली हुई, तो उनके एसेट्स थे सारी दुनिया में फैले हुए। देखिए ना उनके फ्रांस में उनकी बड़ी बड़ी अज़ीमुश्शान इमारतें हैं, लिविंग स्टैंडर्ड से लेकर मईशत तक कहाँ तुर्की हमें खड़ा नजर आएगा हारून साहब? ये तो वो तुर्की का जो रोल है वो बढ़ता चला जाएगा। अब होना तो ये चाहिए ना, अगर कोई दाना लोग हों, ये एक मुल्क और एक लीडर का काम नहीं है। इनिशिएटिव पाकिस्तान और तुर्की को लेना चाहिए और मलेशिया को शामिल, एक मुल्क को शामिल करते जाएं कि इनकी मसालियत कराएं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराएं। मतलब अरबों के दिल में ये जो अंदेशा बैठा हुआ है 300-400 साल से कि भाई ये हिजाज मुक़द्दस का रुख करेंगे। ईरान भी तो अपना असर रसूख फैला रहा है ना, ईरानियों में ये बड़ा प्रॉब्लम है। इराक़ में, यमन में, बहरीन में, सऊदी अरब के बाद इलाक़ों में। तो
ये कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो तय ना हो सकती हो। फिर इसमें एक नया फैक्टर आ गया, वो ब्रेक से वापस चीन आ गया है इसमें। चाइना इसमें किस तरह से आया, उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसी रहेगी, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आकर इसमें बात करूंगी। मगर इसको उस नए फैक्टर चाइना की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। चीन हेल्पफुल हो सकता है ना ईरान और अरबों के ताल्लुकात बेहतर बनाने, इसलिए कि अरबों से उसको कोई तजाद तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, आलम अरब में क्यों नहीं कर सकता? और उसका किसी किस्म का कोई तजाद और कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन इनिशिएटिव मुसलमान मुल्कों को लेने चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि हुक्मरान ही हर वक्त भागते फिरें, और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। ट्रैक टू मुज़ाकरात भी हो सकते हैं तुर्कों में और अरबों में, और तुर्कों में और अरबों में भी, और ईरानियों के साथ, और इसी तरह पाकिस्तान के बारे में भी अगर हो। मेरा नहीं ख्याल कि अब ईरानियों के पाकिस्तान के बारे में, तुर्कों और अरबों की अगर बात करते हैं तो कोई नतीजा खेज ये होंगे मुज़ाकरात, कोई ऐसे अगर देखिए फॉलो अप करना पड़ता है। अगर बतदरीज बातचीत हो, अरबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान से, ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अरबों से जी, ठीक है। मसलन ईरान ये कहता है कि अमारात और कुवैत हमारा इलाका है, वो इस मौक़िफ़ से कभी दस्तबरदार तो नहीं हुआ, ठीक है ना। अब सवाल ऐसे खदशात तो पैदा होते हैं ना। इसी तरह ईरानियों को उनसे अंदेशा है कि भाई ये सारी एनर्जी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात ठीक भी है कि भाई ईरान ही नंबर 1 है, ईरान से टारगेट है। उन्होंने सद्दाम हुसैन का साथ दिया, तो सद्दाम हुसैन ने क्या किया, उससे अरब दुनिया को और ईरानियों को $2000 बिलियन का मिनिमम नुकसान हुआ, दुश्मनी गहरी हो गई। उस वक्त भी इस बात की ज़रूरत थी कि कोई इनकी मसालत कराने को, सद्दाम किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। और इमाम खमीनी जो बड़ी खूबियों के आदमी थे, बड़े बहादुर आदमी थे वो बड़े आदमी, वो तो बहुत सादा ज़िंदगी बसर करते थे। एक आदमी ने जो इत्तफाक से वहाँ मौजूद था मुझे बताया कि उन्होंने एक दफ़ा ईरानी काबीना को बुलाया, अच्छा, खाने पे, और वो उसने पता किया, पूछा कि कितना पैसे खर्च हुए, तो पता चला कि 52 तूमान, और वो पाकिस्तानी अमाउंट में किस तरह, वो 500-700 रुपए, यानी ये बताओ, ये 30 साल पहले की बात है। अच्छा, उस वक्त में भी तो शायद इतने कम नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब काबीना को खाना खिलाया, मैंने कहा क्या खिलाया, अच्छा, उन्होंने कहा उबले हुए चावल और सीख कबाब और बस, दैट्स ऑल। ये एक आम ईरानी का खाना यही है। अच्छा, थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल देते हैं। ज़ाफ़रान, ईरानी ज़ाफ़रान की तो फिर बात ही और है हारून साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ईरान की बात की, मैं चाइना की बात करती हूँ। सी पैक की बात करते हैं। आपकी बाजवा सबसे क्या बात हुई है सी पैक पे? सी पैक पे देखिए ना, उन्होंने एक तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि इंटर्नशिप का क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा एग्रीकल्चर के कुछ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग देंगे, 3 माह की ट्रेनिंग देंगे, फिर मजीद भी हो सकती है। अच्छा, केमिकल इंजीनियर और दूसरे जो इंजीनियर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंजीनियर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंजीनियर्स जो हैं। अच्छा, किस लिए? वो उसके लिए, पोर्ट के लिए उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, गवादर के लिए स्पेशली। एग्रीकल्चर के किस लिए? उन्होंने कहा भाई चीनी कंपनियों को इनवाइट कर रहे हैं, 12 नए मंसूबे बना रहे हैं। अच्छा। बिजली के, ठीक है, और चीनी कंपनियों को इनवाइट कर कारपोरेट फार्मिंग के लिए, ये पाकिस्तान के लिए। मैंने उनसे कहा जनाबे वाला बीज है नहीं कपास का, अच्छा, तो आप इस पे क्या ना बिजली का। हाँ। उन्होंने कहा यही तो तब्दीली आएगी। एक तो सक्खर से लेके तो हैदराबाद तक जो मोटरवे है वो BOT पे बनेगी, और भी अच्छा बलोच एक मोटरवे बनेगी कराची से कोयटा और कोयटा से गवादर, एक बड़ी मोटरवे बनेगी जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये अभी तजवीज़ है, ये अभी तजवीज़ है, इसमें कोई फैसला मेरे ख्याल में नहीं हुआ। लेकिन ये अभी 3 माह की जो इंटर्नशिप को करा रहे हैं, इसमें पूरे मुल्क से नौजवान शामिल हो सकेंगे। बतदरीज बहुत से लोग इसमें ट्रेंड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर ये है फैसलाबाद का है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल जोन कहेंगे, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स 3800 एकड़ का है, और उसमें क्विकली ये चंद दिनों में 900 एकड़ फरोख्त होगा। 3000 एकड़ का है धाबे जी का। अच्छा,
ठट्ठा और कराची के दरमियान, उस पर भी काम शुरू हो गया। और रशकई का है पख्तूनख्वा में 1000 एकड़ का,